हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 4-5 नंबर आराम से, मिनिमम सीडीपी 30 नंबर में से 4-5 नंबर हैं, पूरे पेपर में देखेंगे तो 10-15 नंबर तक चला जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो सबसे आसान टॉपिक है। चाइल्ड सेंटर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है? बाल केंद्रित शिक्षा। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी नाम के एक व्यक्ति हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया इस पे, चाहे वो मारिया मॉन्टेसरी हो, चाहे वो हमारे फ्रॉबेल हो, प्लेवे मेथड की जिन्होंने बात की। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन 3 बातों को बिल्कुल गांठ बांधने को कहती है। वो 3 बातें कौन सी हैं? कि बच्चा क्या है? क्यूरियस है, यानी हर एक बच्चा जिज्ञासु है बाय नेचर। आपने उसकी जिज्ञासा को मारा है, क्योंकि आपने कहा जब वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आप कहते हैं अरे इतने सवाल मत पूछो, है ना। हर एक बच्चा जिज्ञासा रखता है, जिज्ञासु है, इसीलिए वो इतने क्वेश्चंस पूछता है। कोई भी चीज उसके सामने आ जाए उसको तोड़ फोड़ के जानने की कोशिश करता है। तो हर एक बच्चा क्यूरियस है। क्रिएटिव, यानी कुछ नया करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। इनेट एबिलिटी है उसमें रचनात्मक होने की, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ नोवेल करने की, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला करने की, यानी अपसारी सोच रखता है। बस आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं, है ना। किसी ने, बच्चे ने ड्रॉ कर दिया वॉल पे, आप कह रहे हैं अरे ये क्यों खराब कर दी, ठीक। और क्या है? क्यूरियस क्रिएटिव। इसका मतलब ये नहीं है घर की सारी दीवारें आप खराब करा लें, वो भी करा सकते हैं अगर कोई समस्या ना हो, नहीं तो उसके लिए एक ड्राइंग बुक या कुछ भी ला करके दे सकते हैं। फिर भी उसका मन करे तो वो दीवारों पे ही करेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। क्यूरियस क्रिएटिव। और क्या है? इनेट एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की आंतरिक क्षमता के साथ बच्चा जन्म लेता है। एबिलिटी टू लर्न, ये हमें मान के चलना है ऐसा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे में कमी आप नहीं निकालते हैं कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, आपके सिस्टम में कमी है, आप उतने अच्छे मेथड से सिखा नहीं पा रहे कि वो सीखना चाहे। तो जिज्ञासु, यानी बच्चा, हर एक बच्चा क्रिएटिव, जिज्ञासु है, जिज्ञासा रखता है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यानी कुछ नया करने की क्षमता है, यदि उसको वो माहौल मिले या उसका इंटरेस्ट समझा जाए, ठीक। इनेट एबिलिटी टू लर्न, हर बच्चे में सीखने की क्या है? आंतरिक क्षमता है। अगर इन 3 बातों को ध्यान में रख के आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 99.9% कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, है ना। ये सीधा फंडा है कि बच्चे को केंद्र में रखना है, ठीक। बच्चों को केंद्र में रखना है। CCA रख लीजिए आप इसको। CCA बोले तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। CCL भी याद रख सकते हैं, लर्निंग की एबिलिटी के साथ बच्चा जन्म लेता है। ये छोटे छोटे फंडे हैं जो हमने लेट्स लर्न पे बनाए हुए हैं, ताकि दिमाग में चीजें आपके टिकी रहें। और ये पेपर तक मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगी कि आप भूलेंगे नहीं, है ना, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। सोना कह रही है मैं अकेली रह गई लगता है। सोना, अकेले रहो चाहे दुकेले रहो, अभी पेपर पे फोकस कर लो, नहीं तो वैसे जरूर अकेले रह जाओगे, ठीक है ना। हलवा क्वेश्चन है ना, उड़ा देंगे बिल्कुल। जो भी तेरा आशिक, नाम तो देखो इनके, खतरनाक लोग हैं। देखो ज्यादातर पेपर में आसान क्वेश्चन गलत करना प्रॉब्लम है, मुश्किल क्वेश्चन तो सभी के गलत होते हैं, है ना, या सभी के नहीं भी होते हैं तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। मेजॉरिटी, कुछ ही % क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल जिनका हाई होता है पेपर में, ठीक। क्यूरियस, क्रिएटिव और इनेट एबिलिटी रखने वाली क्षमता जो है बच्चे के अंदर है। एक और चीज हम समझेंगे, हमें ट्रेडिशनल मेथड से, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से, किससे? टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से किसकी तरफ लेके जाना है? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी जहां बच्चा सेंटर में हो, बच्चे को एक्टिविटी हम कराएं, बच्चा एक्टिव हो, ठीक। तो ये डिफरेंस है। टीचर सेंटर्ड में क्या माना जाता था? टीचर ज्ञान का भंडार है और वो बच्चा एक खाली बर्तन है, इस बर्तन में वो ज्ञान भर देगा। ये तरीका आज काम नहीं आता, है ना। हम मानते हैं कि बच्चा क्या है? एक्टिव है। टीचर और बच्चा दोनों मिलकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, दोनों को कंस्ट्रक्ट करें, यानी एक साथ सीखें। टीचर ही सिखाता नहीं है, वो सीखता भी है सिखाते समय, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये सारे फंडे आज जब आप मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करेंगे, EVS भी करेंगे, तब भी काम आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है। कोहलबर्ग की थियरी इजी थियरी है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, बट कई बार कंफ्यूजन होती है, मैं अभी शेयर करूंगी। अंजलि राजावत, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। हम लोग जुड़ करके कितने लोग हो गए? 30,000 लोग। इसी बात पे मैं पानी पीना पसंद करूंगी। देखिएगा, बेसिकली आपकी क्लास जो है अभी स्टार्ट हुई है पिछले 1 घंटे पहले, बट मेरे लिए 4 बजे से आज भी ये वीडियो का कुछ प्रॉब्लम था, तो कैमरा की सेटिंग और सेटअप चल रहा था, और कल रात 12 बजे तक चला है, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया। और मैं पूरे टाइम यहाँ खड़ी ही हूँ कि ठीक से हो जाए सेट। देखिए एक बार, अगर हम बात करें किसकी, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स
थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने थियोरी दी है नैतिक विकास के सिद्धांत की। डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की क्या इंटेंशन है। मान लीजिए किसी से कोई चीज टूट गई, तो वो गलती से टूटी है या उसने जान के तोड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को। कुल मिला के फर्क ये पड़ता है, अपने भाई बहन से कुछ खराब हो गया, अब देखना मैं मम्मी को कहूंगा तुमने ये खराब कर दिया, है ना। वो ये मानते ही नहीं है कि हुआ है, इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, कुछ नहीं। वो कहेगा अब देखना डांट पड़ेगी मम्मी से और मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि तुमने ये खराब किया है, ठीक। तो वो इंटेंशन नहीं देखता एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी। किस पे फोकस है? डर पे। किससे? अथॉरिटी से। माँ बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं, यानी इंटेंशन नहीं देखते, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी चाहे इंटेंशन कोई भी हो, अगर कुछ गलत हुआ है पनिशमेंट मिलेगी, बात खत्म। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ए ऑप्शन 49%। ही इतना आसान क्वेश्चन है, उसका भी जवाब सिर्फ 50% लोग दे पा रहे हैं पोल में। है पोल इसलिए दिया जाता है कि आप बता सके, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, ये थियरी आपको समझ में नहीं आ रही है ना। चलिए खैर, श्वेता देखिएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी उसका ध्यान सिर्फ पनिशमेंट पर है कि अगर कोई काम हुआ है गलत या कुछ भी हुआ है उसके पीछे इंटेंशन क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक। ओबीडियंस क्या है? आज्ञा का पालन करना है क्योंकि पनिशमेंट से बचना है। उसकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, इंटेंशन कुछ नहीं है। ये क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक स्तर है। लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ये यहां पे इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे हैं ताकि समाज में एक लॉ बना रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाज की भलाई के लिए अगर नियमों को बदलने की जरूरत पड़े तो आप बदल दीजिए। गुड बॉय गुड गर्ल है कि उसको दूसरों से तारीफ सुननी है, ये थर्ड स्टेज होती है। गुड बॉय गुड गर्ल ये पहली स्टेज है, स्टेज 1 है, जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, तो 3 स्तर की उन्होंने बात की है, ठीक। उन्होंने कहा है एक है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले, जब उसको सिर्फ पनिशमेंट या फिर टिट फॉर टैट, उसका क्या फायदा होगा इस बात पे ध्यान रखता है। 4 से 10 वर्ष का समय है, ठीक है ना, 4 से 10 वर्ष का समय है। फिर बात करते हैं हम किसकी? कन्वेंशनल स्टेज की, कि जो रूल्स हैं, रूल्स आर रूल्स, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और गुड बॉय गुड गर्ल, यानी उसको तारीफ मिलेगी इसलिए वो कोई काम करता है। तो ये है लगभग जब आपका ये बच्चा जो है एलिमेंट्री क्लास के आसपास होगा, 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी अब आप कन्वेंशन से, दुनिया के बनाए नियम कायदे कानून से ऊपर उठ जाएंगे यदि वो सही नहीं है समाज के लिए, तो ठीक। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स चूज करते हैं, यानी 13 साल के बाद, 13 एंड अबव। कई लोगों में ये जीवन भर नहीं आता और कई लोग 13 से अडल्टहुड तक आते आते इसको अचीव कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें 2-2 स्टेजेस भी हैं। इनमें क्या है? 2-2 स्टेजेस भी हैं। हर एक लेवल पे 2 स्टेज हैं। तो कितने लेवल दिए हैं? अगर पूछा जाए कोहलबर्ग ने लेवल कितने दिए हैं, आप कहेंगे 3। अगर स्टेजेस पूछी जाए तो आप कहेंगे भैया 6 चरण दिए हैं और 3 स्तर हैं, यानी हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। तो 3 दूनी 6 होते हैं। सिंपल बात। मैथ्स पेडागोजी पे भी आएंगे भाई, क्यों टेंशन में हो। जैसे पेपर आता है उसी सीक्वेंस में कर रहे हैं हम। तो ये बात तो हो गई क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, यानी आप धारा प्रवाहिता के साथ बिना अटके लैंग्वेज को यूज कर पाते हैं, एक प्रवाह में, एक लय ताल में, है ना, गाने गा के नहीं, बट अटकते नहीं है, ठीक है ना, अटकते नहीं है। कोई कह रहा है 30 के लाइव हैं, 15,000 लोग सही जवाब दे रहे हैं, खुश हो जाओ। हाँ मैं बिल्कुल खुश हूं। बुलेट वाला, ये कहां से नाम लेके आते हो आप लोग? हैं बुलेट वाला, तेरा आशिक, भगवान, इतनी क्रिएटिविटी है। मैडम जी कुछ क्वेश्चन बाउंसर जा रहे हैं, तो आप अभी नए आए हैं गौरव, है ना, ऐसा है ना, क्योंकि ये सिलेबस से क्वेश्चंस हैं, ठीक। कोई बात नहीं, ये जितने भी बाउंसर जा रहे हैं अगले 10 दिन क्लास ले लो, 10 दिन में गारंटी है कि बाउंसर नहीं जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी हम टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 दिनों में, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बाउंसर जाएंगे तभी तो शर्म आएगी कि पढ़ लेते थोड़ा, है ना। कोई बात नहीं, देखिए स्पीड में भी तो चल रहे हैं हम, लेकिन टेस्ट का मजा कैसे आएगा। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी भाषा का प्रयोग धारा प्रवाहिता के साथ, और फ्लेक्सिबली, यानी आप जरूरत के अनुसार मोल्ड कर पाए कहां क्या बोलना है। टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थियरी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक।
फ्रेम्स ऑफ माइंड, 8 प्रकार की बुद्धि एज पर एनसीईआरटी हम अभी मानते हैं। गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि आईक्यू टेस्ट से नहीं जांच सकते आप, हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जा सकती है ना। तो ये एक बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अगर हम बात करें तो आप लोग सिर्फ 68% लोग, चलो सिर्फ तो नहीं है, पहले तो 50 ही दे रहे थे। ये क्या है, भाषक बुद्धि है या भाषाई बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने, यानी जो आप सोच पा रहे हैं उसको धारा प्रवाहिता के साथ व्यक्त कर पाए, लचीले ढंग से भाषा का उपयोग कर पाए, है ना, वर्ड्स के साथ खेल पाए। इन शॉर्ट, भाई कुछ लोग होते हैं उनके मन में जो होता है वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, जैसे हमारी निशा, ठीक। तो वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग मेरे जैसे खतरनाक होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा भी एक्सप्रेस कर देते हैं, जो करना होता है वो करते नहीं है एट टाइम्स। तो ये क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी आप में है कि आप भाषा को जैसी जरूरत हो जिस समय पे वैसे यूज कर पाए, फ्लुएंटली यूज कर पाए, अपनी सोच को, जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए। ये क्षमता अगर आप में है तो आप लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हैं। तो मैं अपने आप को लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट मान लेती हूं, इससे पहले कि आप मेरे घर सर्टिफिकेट भिजवाएं, ठीक। तो भाषाई बुद्धि क्या है कि आपको भाषा से खेलना आता है कहीं ना कहीं। प्रकृतिवादी हैं जो लोग, गार्डनिंग का जिनको शौक है, फार्मिंग का जिनको शौक है ना, या जितने भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आसपास के ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए जो घर बना रहे हैं, कोई नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, यानी स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। इंट्रापर्सनल है जो खुद को जानने में अच्छा हो, है ना। फिलोसोफर्स हो सकते हैं, कुछ ऑथर्स हो सकते हैं इसमें, जो खुद को बहुत अच्छे समझते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों हूं, है ना, हु एम आई, और दुनिया भर की ये सारी चीजें, कि वो सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस कर पाएंगे। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि इन लोगों में पाई जाएगी जो भाषा